नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 29 जून 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में, जिसमें पहला आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे एफएटीएफ इवैल्यूएशन के बारे में। एफएटीएफ क्या होता है? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है। एफएटीएफ की स्थापना 1989 में हुई थी, ठीक है, 1989 में। एफएटीएफ एक अंतर सरकारी संगठन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो था, मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण और अन्य संबंधित खतरों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय निगरानी संस्था के रूप में एफएटीएफ की स्थापना की गई थी। तो 28 जून मतलब कि कल के दिन केंद्र सरकार के द्वारा जो है 2023 से 24 के दौरान एफएटीएफ का इवैल्यूएशन किया गया, जिसमें भारत का बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिला है। भारत की पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट, जिसे 26 जून और 28 जून को सिंगापुर में आयोजित एफएटीएफ प्लेनरी में अपनाया गया था, भारत को नियमित अनुवर्ती श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। रेगुलर फॉलो अप कैटेगरी में रखा गया है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें कुछ ही चुनिंदा G20 के सदस्यों को जो है रेगुलर फॉलो अप कैटेगरी में बहुत ही कम देशों को रखा गया है जो विकासशील है, ठीक है। और इस आर्टिकल में मेली राइटर के द्वारा कहा जा रहा है कि एफएटीएफ में कुछ स्थानों पर सुधार की आवश्यकता है, जिससे कि जो धन का अनावश्यक उपयोग होता है खास के आतंकवाद को बढ़ाने में, ठीक है। यहाँ पे दो वर्ड याद रखिएगा, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग, ठीक है। जहाँ पे सबसे ज्यादा उपयोग होता है तो एफएटीएफ के द्वारा इन्हीं कार्रवाइयों को रोकने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। तो इस आर्टिकल में हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र में एफएटीएफ के सुधार की आवश्यकता है, ठीक है। उसके बाद सरकार के द्वारा क्या क्या ऐसे कार्य किए गए जिससे एफएटीएफ मूल्यांकन में भारत का स्तर बहुत ही बेहतर हुआ है, जिसमें कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि डिजिटलाइजेशन बहुत तेज से हुआ है हमारे इकोनॉमी का, जैम मतलब कि जनधन, आधार और मोबाइल से जो हम लोग ट्रांजेक्शन्स करते हैं उससे से कम ब्लैक मनी का प्रसार होता है, ठीक है। तो इन सभी कारणों के कारण ही जो है भारत का एफएटीएफ इवैल्यूएशन बेहतर रहा है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि एफएटीएफ में भारत को कब सदस्यता मिली। भारत जो सदस्य बना एफएटीएफ का वो 2010 में बना है, ठीक है। इस आर्टिकल से संबंधित एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, जो 2023 में आया है। क्वेश्चन क्या है कि भारत में आतंकी फंडिंग के प्रमुख स्रोतों और इन स्रोतों पे अंकुश लगाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में बताएं, ठीक है। तो इसके आलोक में हाल ही में नवंबर 2022 में नई दिल्ली में आयोजित, जिस समय ये क्वेश्चन आया था उसमें कहा गया है कि नवंबर 2022 में नई दिल्ली में आयोजित नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन के उद्देश्यों और लक्ष्यों पर भी चर्चा करने की बात की गई है। ये जीएस पेपर 3 में क्वेश्चन आया था, तो इसको हम लोग विस्तार से डिस्कस करेंगे। इसका एक फॉर्मेट भी मैं दे दिया हूँ, ठीक है। और इससे संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं पीटी में, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद अगला आर्टिकल है जेस्टेशन डायबिटीज के बारे में, ठीक है। विशेषज्ञों का कहना है कि सभी गर्भवती महिलाओं में गर्भावधि मधुमेह की जांच पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट से की जानी चाहिए। तो सबसे पहले इस आर्टिकल में हम लोग पढ़ लेंगे कि गर्भावस्था जन्य मधुमेह या फिर गर्भावधि मधुमेह या फिर उसी को कहा जाता है जेस्टेशन डायबिटीज। ये जो डायबिटीज है, यह बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि गर्भावस्था एक मधुमेह जन्य तनाव है और इसके परिणाम स्वरूप कुछ महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान मधुमेह का एक अस्थायी रूप विकसित हो जाता है, जिसे गर्भावधि मधुमेह या फिर जेस्टेशन डायबिटीज कहा जाता है। भारतीय मूल की महिलाओं को गर्भावधि मधुमेह का सबसे अधिक खतरा माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह संघ का अनुमान है कि दक्षिण एशिया में लगभग 25% तक गर्भधारण अवस्था में जो है हाइपरग्लाइसेमिया से प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है। लगभग 25% जो है खास के साउथ एशियन कंट्री की महिलाएं जो है वो जेस्टेशन डायबिटीज से पीड़ित हो जाती है। तो इसके कारण को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि कारण जो होता है प्री क्लेम्पसिंग मतलब कि गर्भावस्था के दौरान दौरे पड़ना, उसके बाद प्रसवोत्तर रक्तस्राव, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगता है, मृत्यु का भी खतरा बढ़ जाता है, श्वास लेने में समस्याएं आती है, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जेस्टेशन डायबिटीज के, ठीक है, जिससे कि हृदय संबंधी बीमारियों का भी खतरा बढ़ जाता है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि गर्भावधि मधुमेह से पीड़ित महिलाओं से पैदा होने वाले बच्चों में मोटापा या फिर
टाइप 2 डायबिटीज और हृदय संबंधी बीमारियों का भी खतरा बढ़ जाता है, जो बच्चे पैदा होते हैं जिनकी माताओं को जेस्टेशन डायबिटीज हो जाता है। ठीक है, उसके इसके समाधान के लिए क्या क्या किया जा रहा है सरकार के द्वारा, हर एक पॉइंट को इस आर्टिकल में हम लोग विस्तार से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, या फिर इससे संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया होगा डायबिटीज से संबंधित यूपीएससी के पीटी में, उसको भी हम लोग विस्तार से डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, भारत ने धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी रिपोर्ट की गहरी पक्षपातपूर्ण आलोचना की है। इस आर्टिकल को ध्यान समझिएगा कि भारत ने शुक्रवार को 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी विदेश विभाग की रिपोर्ट को गहरा पक्षपातपूर्ण माना है। मेनली जो है अमेरिका के विदेश विभाग के द्वारा क्लियर कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर वार्षिक रिपोर्ट का अनावरण किया गया और उसमें क्लियर कहा गया कि अल्पसंख्यक समूहों के धार्मिक अधिकारों और बुनियादी मानवाधिकारों को रक्षा करने में भारत जो है विफल रहा है। ठीक है, इसका प्रति उत्तर भी दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, और क्लियर कहा गया है भारत सरकार के द्वारा कि अमेरिका जो है भारत की आंतरिक विधायी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहा है। और उसके बाद अमेरिकी सिस्टम के बारे में बताया गया है, भारत के द्वारा प्रति उत्तर दिया गया है कि अमेरिका में कानून और व्यवस्था की स्थितियों को उठाए और भारतीयों और अन्य जितने भी रेसिज्म होते हैं कलर बेस्ड, खास के अमेरिकन कंट्री में, तो उसके समुदाय के खिलाफ नस्लीय रूप से प्रभावित व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे अपराधों को भी उजागर किया गया भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, भारत सरकार ने क्लियर कहा है कि आधिकारिक तौर पे अमेरिका में हेट क्राइम, भारतीय नागरिकों और अन्य अल्पसंख्यकों पर नस्लीय हमले, पूजा स्थलों पर तोड़फोड़ हो रहे हैं। तो पहले अपने देश की समस्या को सुलझाएं, उसके बाद ही भारत पे कोई भी टिप्पणी करें। ठीक है, तो इस आर्टिकल को भी हम लोग विस्तार से डिस्कस कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन, जिसमें पहला आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे एफएटीएफ के बारे में। ठीक है, तो सरकार ने 28 जून को कहा कि भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्यबल मतलब कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसी को कहा जाता है एफएटीएफ, द्वारा 2023 के दौरान किए गए पारस्परिक मूल्यांकन में उत्कृष्ट परिणाम हासिल हुए हैं। भारत की पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट, जिसे कि 26 जून और 28 जून को सिंगापुर में आयोजित की गई, ये ध्यान रखिएगा सिंगापुर में। ठीक है, तो ये एफएटीएफ प्लेनरी में अपनाया गया था। तो भारत को नियमित अनुवर्ती श्रेणी में रखा गया, मतलब कि रेगुलर फेलो ऑफ कैटेगरी में रखा गया। यह वह स्थान है जिसे केवल 4 अन्य G20 देशों के मेंबर जो हैं उसको रेगुलर फेलो ऑफ कैटेगरी में रखा गया भारत के अलावा। ठीक है, तो यह धन शोधन और आतंकवादी वित्त पोषण से निपटने के लिए देश के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो रहा है। ठीक है, तो एफएटीएफ के बारे में कुछ चीजें ध्यान रखिएगा। एफएटीएफ जो है वो पारस्परिक मूल्यांकन में भारत के प्रदर्शन से देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा, क्योंकि इसने वित्तीय प्रणाली की समग्र स्थिरता और अखंडता को प्रदर्शित किया है। मैंने बता ही दिया था कि एफएटीएफ की जो स्थापना है वो 1989 में हुई थी और ये जो है एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। मेनली इसको बनाया गया है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, ठीक है, टेररिज्म फंडिंग को रोकने के लिए और इस तरह के संबंधित समस्याओं को बहुत तेजी से निपटने के लिए ही जो है एफएटीएफ का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो कुछ क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। राइटर के द्वारा कहा जा रहा है कि एफएटीएफ के कार्य प्रणाली में कुछ सुधारों की भी आवश्यकता है। ठीक है, अनुपालन का उच्च स्तर होते हुए भी कुछ क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, एफएटीएफ ने कहा है कि पूर्ण अधिवेशन ने निष्कर्ष निकाला है कि भारत अपनी आवश्यकताओं के साथ तकनीकी अनुपालन के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। देश की धन शोधन विरोधी कानून या फिर आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला किया जा रहा है और प्रसार, वित्त पोषण का प्रसार का मुकाबला भी बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, बुनियादी और लाभकारी स्वामित्व की जानकारी तक पहुंच भी भारत के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से सुनिश्चित की जा रही है। वित्तीय खुफिया जानकारी का उपयोग और अपराधियों को उनकी संपत्ति से वंचित करना, इन जैसे कार्रवाई जो है भारत सरकार के लिए सराहनीय है। ठीक है, हालांकि एफएटीएफ ने पाया है कि कुछ गैर वित्तीय क्षेत्रों में निवारक उपायों के पर्यवेक्षक और कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, नॉन फाइनेंशियल सेक्टर में कुछ सुधार की आवश्यकता है। भारत को एमएल मतलब कि मनी लॉन्ड्रिंग और टीएफ मतलब कि टेररिज्म फाइनेंसिंग अभियोग को समाप्त करने से संबंधित देरी, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग संबंधित समस्याओं को समाधान करने में देरी हो रही है, उसी को संबोधित करने की आवश्यकता है और यह सुनिश्चित करने के लिए गैर लाभकारी क्षेत्रों को टीएफ मतलब कि टेररिज्म फाइनेंसिंग के लिए दुरुपयोग से रोकने के उद्देश्य से सीएफटी मतलब कि काउंटर द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म
ठीक है, उसी को CFT कहा जाता है। तो CFT उपायों को जोखिम रहित दृष्टिकोण के अनुरूप लागू किया जाता है, जिसमें NPO को उनके टेररिज्म फाइनेंसिंग जोखिम पर आउटरीच आयोजित करने की आवश्यकता है। तो ये कुछ सुझाव दिए गए हैं, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, सुधार की आवश्यकता की बात की है खासकर नॉन फाइनेंसिंग सेक्टर्स में। ठीक है, जो मनी लॉन्ड्रिंग है या फिर टेररिज्म फाइनेंसिंग संबंधित जो कार्य किए जा रहे हैं उसमें पकड़ने में उसको मतलब कि जल्द से जल्द जांच करने में भारत के द्वारा देरी की जा रही है। यहाँ पे इसलिए FATF के द्वारा कहा जा रहा है इसमें तेजी लाने की आवश्यकता है, जिसके लिए हम लोग CFT का सहयोग ले सकते हैं और अन्य नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग सहयोग ले सकते हैं। ठीक है, इसी में आगे कहा जाता है कि FATF का जो मूल्यांकन किया गया है उसी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है कि FATF ने भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और संगठित अपराध से प्राप्त आय के शोधन सहित मनी लॉन्ड्रिंग या फिर टेररिज्म फाइनेंसिंग से उत्पन्न होने वाले जोखिम को कम करने के मुद्दे पर भारत द्वारा किए गए प्रयासों और मनी लॉन्ड्रिंग या फिर टेररिज्म फाइनेंसिंग जोखिम को कम करने के लिए नकदी आधारित से डिजिटल इकोनॉमी में परिवर्तन के लिए भारत द्वारा लागू किए गए प्रभावी उपायों को मान्यता दी गई है। ठीक है, सरकार ने कहा है, क्लियर भारत सरकार के द्वारा कहा गया है कि जेम का जो उपयोग हो रहा है बहुत ही सराहनीय है। ठीक है, जैसे कि जनधन योजना हो गया, आधार का उपयोग हो गया, मोबाइल के थ्रू ट्रांजैक्शंस हो गए हैं। ठीक है, इस ट्रिनिटी के कार्यान्वयन के साथ साथ नगद लेन देन पर कड़े नियमों के कारण वित्तीय समावेशन और डिजिटल लेन देन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इन उपायों से लेन देन का पता लगाना अधिक आसान हो गया है, जिससे कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग जोखिम कम हो गया है और वित्तीय समावेशन बढ़ा है। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ा है। सरकार ने कहा है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स म्यूचुअल इवैल्यूएशन पर भारत के प्रदर्शन ने देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण लाभ पहुंचाया है, क्योंकि इसने वित्तीय प्रणाली की समग्र स्थिरता और अखंडता को प्रदर्शित किया है। अच्छी रेटिंग से वैश्विक वित्तीय बाजारों से और ज़्यादा निवेश आया है। ठीक है, और संस्थानों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित हुई है और निवेशकों का विश्वास भी बढ़ा है। ठीक है, तो यह भारत की तेज भुगतान प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI के वैश्विक प्रसार में भी मदद मिला है। ठीक है, तो देख सकते हैं भारत जितना तेजी से मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करने में सक्षम हो रहा है, टेररिज्म फाइनेंसिंग को कंट्रोल करने में सक्षम हो रहा है और विभिन्न क्षेत्रों में भारत को लाभ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इसी में कहा जाता है कि 2014 से सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म फंडिंग और ब्लैक मनी से निपटने के लिए कई विधायी परिवर्तन किए हैं और प्रवर्तन प्रयासों को मजबूत किया है। तो इस मल्टी डायमेंशनल बहुआयामी रणनीति ने इन उपायों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया है और यह स्पष्ट रूप से प्रभावी साबित हुआ है भारत के लिए, जिससे कि सकारात्मक परिणाम भी भारत को मिले हैं। तो भारतीय अधिकारियों को कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी का उपयोग करके आतंकी फंडिंग नेटवर्क को खत्म करने में सफलता मिली है। ठीक है, और इन अभियानों ने आतंकी फंडिंग, काले धन और नशीले पदार्थों के प्रवाह को रोक दिया है। यहाँ तक कि समुद्र तट के किनारे भी बहुत अच्छे तरीके से निगरानी करने में भारत सरकार जो है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में या फिर टेररिज्म फाइनेंसिंग को रोकने में, ब्लैक मनी के प्रसार को रोकने में भी सफल हुआ है। ठीक है, तो 2 सालों के अवधि में राजस्व विभाग ने परस्पर मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान FATF के साथ भारत की भागीदारी का नेतृत्व किया है। ठीक है, राजस्व विभाग, ध्यान रखिएगा। सरकार ने कहा है कि यह सफलता विभिन्न मंत्रालयों जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, राज्य प्राधिकरणों, न्यायपालिका, वित्तीय क्षेत्र के नियामकों, स्वनियामक संगठनों, वित्तीय संस्थानों और व्यवसायों के प्रतिनिधियों वाली एक विविध बहुविषयक टीम के असाधारण प्रयासों और अमूल्य योगदान से प्रेरित थी, जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, भारत जो 2010 से FATF का सदस्य है, इसके संचालन समूह का भी सदस्य है। ये ध्यान रखिए, 2010 से जो है भारत FATF का सदस्य है और इसके संचालन समूह का भी सदस्य है। तो सरकार ने कहा कि भारत अपने AML मतलब कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और CFT मतलब कि काउंटरिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म ढांचे को और मजबूत करने तथा वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ सहयोग जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, ये था पूरा का पूरा आर्टिकल जिसमें हम लोगों ने FATF के मूल्यांकन के बारे में जाना। ठीक है, अब एक मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं जो 2023 में आया है। ठीक है, GS पेपर 3 में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो भारत में आतंकी फंडिंगों के प्रमुख स्रोतों और इन स्रोतों पे अंकुश लगाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में बताएं
और इसके आलोक में हाल ही में नवंबर 2022 में नई दिल्ली में आयोजित नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन के उद्देश्य और लक्ष्य पर भी चर्चा करें। ठीक है, तो इसका मैं एक फॉर्मेट दे दिया हूं, जैसे उत्तर कैसे लिखे। तो सबसे पहले आतंकवाद जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कुछ चीजें और ऐड कर सकते हैं, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, ब्लैक मनी के बारे में बता सकते हैं, टेररिज्म फाइनेंसिंग के बारे में बता सकते हैं। ये सारे ज़्यादा से ज़्यादा जो अवैध तरीके से मनी का उपयोग करके और किसी भी देश में शांति को भंग करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हालांकि ऐसी गतिविधियों का वित्त पोषण ही उन्हें जीवित रखता है, जो गलत तरीके से यहाँ पे वित्तीय प्रसार होता है इन क्षेत्रों में। मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, ब्लैक मनी हो गया। ठीक है, तो NMFT मतलब कि नो मनी फॉर टेरर एक पहल है जिसका उद्देश्य मुख्यतः इस तरह के अवैध तरीके से जो मनी का प्रसार होता है, वित्त का प्रसार होता है, उस पर अंकुश लगाना है। तो भारत में आतंकवादी वित्त पोषण के प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं? जैसे गैर कानूनी गतिविधियां, जैसे मादक पदार्थों की तस्करी, जबरन वसूली, अपहरण और तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों में संलिप्तता, दान। ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं इस तरह के टेरर को फंडिंग करते हैं। ठीक है, सहानुभूतिशील व्यक्तियों और संगठनों से योगदान मिलता है। प्रॉक्सी संगठन, ठीक है, गैर लाभकारी या फिर धर्मार्थ संस्थानों से प्राप्त धन जिन्हें मुखौटे के रूप में रखा जाता है। उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, संगठित अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी, मादक पदार्थों के व्यापार तथा हथियारों की तस्करी आदि में लिप्त आपराधिक संगठन के साथ साझेदारी। ठीक है, उसके बाद नकली मुद्रा नेटवर्क, ठीक है, नकली मुद्रा का निर्माण। ठीक है, उसके बाद हवाला परियोजना, हवाला के थ्रू जो है अवैध तरीके से धन लाया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे। ठीक है, अनौपचारिक प्रणालियों के माध्यम से धन का स्थानांतरण। उसके बाद डिजिटल परिसंपत्तियों का उपयोग, जैसे क्रिप्टो करेंसी का भी उपयोग किया जाता है टेररिज्म को फंड करने के लिए। ठीक है, तो ये जो थे आतंकवादी वित्त पोषण के मुख्य स्रोत थे। ठीक है, उसके बाद आतंकवाद के वित्त पोषण के विरुद्ध भारत की रणनीति क्या क्या है, जैसे 6 स्तंभों में यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि विधायी और तकनीकी ढांचे को मजबूत करना, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम में संशोधन और राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी को मजबूत करना। ठीक है, उसके बाद केंद्र और राज्यों की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के साथ एक व्यापक निगरानी ढांचे का निर्माण करना। उसके बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA में आतंकी वित्तपोषण और जाली मुद्रा सेल का गठन किया गया है। ठीक है, उसके बाद कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी साझा करने की व्यवस्था और वित्तीय खुफिया इकाई तथा राजस्व निगरानी निदेशालय जैसे जांच एवं पुलिस अभियानों को मजबूत करना। ठीक है, उसके बाद UPA के तहत संपत्ति जब्त करने का प्रावधान। ठीक है, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव और FTA की सिफारिशों के कार्यान्वयन के माध्यम से कानूनी संस्थानों और नई प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग को रोका जाता है। ठीक है, तो ये 2 पार्ट में आंसर हो गया। ठीक है, जैसे कि यहाँ तक जो आतंकवादी फंडिंग के प्रमुख स्रोत और उस पर अंकुश लगाने की बात की गई थी, तो यहाँ पे दोनों आंसर क्रिएट हो गया। उसके बाद आगे जो पूछा गया था कि जो नो मनी फॉर टेरर का जो सम्मेलन हुआ था उसका उद्देश्य और लक्ष्य बताना है, तो इसमें यही बात करेंगे। नो मनी फॉर टेरर 2022 के एजेंडे में क्या क्या शामिल है, जैसे आतंकवादी संस्थानों द्वारा आभासी संपत्तियों और क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म के उपयोग को रोकना और उनके द्वारा डार्क वेब के उपयोग पर चर्चा की गई है। आतंकवाद के वित्त पोषण और वैध आर्थिक गतिविधियों तथा भुगतान मध्यस्थों के बीच संबंधों को बाधित करना है। उसके बाद गैर लाभकारी संगठनों और गैर वित्तीय व्यवसायों का दुरुपयोग रोकना है। ठीक है, उसके बाद आतंकवाद के वित्त पोषण अपराधों की जांच करते समय जांच एजेंसियों के सामने आने वाली जो चुनौतियां होती है, वित्तीय खुफिया इकाइयों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है इस सम्मेलन में। ठीक है, उसके बाद आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए खुफिया एजेंसियों जैसे कि सभी लोगों के बीच में सहयोग की आवश्यकता है, ताकि नए आतंकवादियों से निपटने के लिए संरचनाओं के बेहतर मानकीकरण के लिए ट्रेस, टारगेट और टर्मिनेट की रणनीति TTT ध्यान रखिएगा, ट्रेस, टारगेट और टर्मिनेट की रणनीति अपनाई जा सके। कोई अपवाद और बहाने नहीं होने चाहिए और भारत को सुरक्षित दुनिया के लिए इस प्रतिमान को आगे बढ़ाने के लगातार आगे बढ़ना चाहिए। अब इसको कंक्लूजन में लिख सकते हैं एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ, जिससे कि आने वाले समय में जो किसी भी देश की शांति को बाधित करते हैं, आतंकवाद, ब्लैक मनी, मनी लॉन्ड्रिंग, इससे संबंधित जो भी कृत्य हैं
उसको रोकने के लिए देश के द्वारा लगातार जो है एक मजबूत कानून प्रक्रिया किया जा रहा है, ठीक है, जिससे कि आने वाले भविष्य में ये सभी जो अवैध वित्तीय प्रसार हो रहे हैं उसको रोकने में हम लोग सक्षम हो पाएंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ पीटी के क्वेश्चन। जैसे ये जो क्वेश्चन है 2021 के पीटी में आया था, भारत में काले धन के सृजन के निम्नलिखित प्रभावों में से कौन सा भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण बना हुआ है। जैसे पहला ऑप्शन है अस्थावर संपदा के क्रय और विलासिता युक्त आवास में निवेश के लिए संसाधनों का अपयोजन, ठीक है, डायवर्जन। उसके बाद अनुत्पादक गतिविधियों में निवेश और जेवरात, ज्वेलरी हो गया, गहना, सोना इत्यादि का क्रय। उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन है राजनीतिक दलों को बड़े चंदे एवं क्षेत्रवाद का विकास, ठीक है। उसके बाद चौथा जो ऑप्शन है कर अपवंचन के कारण राजकोष में राजस्व की हानि। तो सबसे बेहतर जो ऑप्शन है ऑप्शन डी ही है, ठीक है। इसलिए इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट एक्सचेकर ड्यू टू टैक्स इवेजन, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में काले धन के सृजन के कारण मुख्य समस्या क्या उत्पन्न हो जाती है, तो टैक्स चोरी हो जाती है बहुत बड़ी मात्रा में, जिससे कि रेवेन्यू क्रिएट नहीं हो पाता है गवर्नमेंट के पास, तो विकासात्मक कार्रवाई में बाधा आती है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं अगला आर्टिकल। इसमें कहा जाता है स्क्रीन ऑल प्रेग्नेंट वुमेन फॉर जेस्टेशन डायबिटीज विथ पॉइंट ऑफ केयर स्टेट से एक्सपर्ट्स, मतलब कि विशेषज्ञों का कहना है कि सभी गर्भवती महिलाओं में गर्भावधि मधुमेह की जांच जो है वो पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट से की जानी चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले विस्तार से देख लेते हैं जेस्टेशन डायबिटीज, उसी को कहा जाता है गर्भावधि मधुमेह, ठीक है। गर्भावधि मधुमेह एक आम गर्भावस्था जटिलता है जिसके बारे में चिंता है और माँ और बच्चे दोनों के लिए संभावित दीर्घकालिक परिणाम उत्पन्न होते हैं, ठीक है। इस समस्या क्या क्या है, तो व्यापकता विश्व भर में 14% गर्भधारण प्रभावित है जेस्टेशन डायबिटीज से, तथा यह दर मोटापे और अन्य दीर्घकालिक बीमारियों के साथ साथ और ज्यादा बढ़ जाता है। जोखिम का कारक आयु, मधुमेह का पारिवारिक इतिहास और उच्च बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स जोखिम को काफी हद तक और ज्यादा बढ़ा देता है, ठीक है। जटिलताएं, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो गर्भावस्था संबंधी जटिलताएं, जैसे गर्भावधि मधुमेह से माँ और बच्चे दोनों के लिए गर्भावस्था के दौरान समस्याओं का उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। जैसे कि जो महिलाएं जो है जेस्टेशन डायबिटीज से प्रभावित होती है उनके बच्चे पे भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, मोटापा बढ़ जाता है या किसी मुख्य चीज का डिफिशियंसी दिखाई देता है, ठीक है, या फिर हृदय संबंधी, श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं बच्चे में, ठीक है। दीर्घकालिक प्रभाव क्या पड़ते हैं, तो जन्म देने वाली माताओं में टाइप 2 मधुमेह का 31% तक का संबंध गर्भावधि मधुमेह से है, ठीक है। तो इस स्थिति से पीड़ित माताओं से पैदा होने वाले शिशुओं में निम्नलिखित में से संभावना अधिक हो जाती है कि बच्चों में भी जो है बच्चों को डायबिटीज हो जाएगा। उसके बाद प्रसवकालीन रुग्णता, उसी को कहा जाता है पेरीनेटल मॉर्बिडिटी और मृत्यु दर जैसे अल्पकालिक मुद्दे हैं, ठीक है। उसके बाद दीर्घकालिक समस्याएं जैसे टाइप 2 मधुमेह, मोटापा, हृदय रोग और बच्चे विकास तेजी से नहीं कर पाते, इस तरह की समस्याएं दीर्घकालिक है, ठीक है, जो कि जेस्टेशन डायबिटीज के कारण होता है, ठीक है। बाधाएं क्या क्या है, तो साधनों की कमी, रिसोर्सेज की कमी देखी जाती है। संसाधनों की कमी जो है गर्भावधि मधुमेह से पीड़ित महिलाओं की उचित देखभाल में बाधा उत्पन्न करता है। असंबद्ध देखभाल, गर्भावस्था के दौरान प्राथमिक देखभाल प्रदाताओं और विशेषज्ञों के बीच खंडित संचार के कारण जानकारी छूट जाती है, ठीक है। उसके बाद गलत धारणाएं, गर्भवती महिलाओं के बारे में निराधार चिंताएं दीर्घकालिक स्वास्थ्य जोखिम के बारे में खुली चर्चाओं को रोक सकती है, ठीक है। उसके बाद शिशु पर भी ध्यान दिया जाता है, जैसे स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली मां के दीर्घकालिक स्वास्थ्य की तुलना में शिशु के तत्काल स्वास्थ्य को भी सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। सबसे ज्यादा शिशु को ध्यान दिया जाता है, इसलिए मां के स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर दिया जाता है, इसलिए मां और ज्यादा पीड़ित हो जाती है, ठीक है। तो कार्रवाई का आह्वान किया जा रहा है जिससे शीघ्र पहचान किया जाए कि जल्द से जल्द जो भी महिलाओं में जेस्टेशन डायबिटीज हो रहा है उनको जल्द से जल्द पहचान किया जाए और जल्द से जल्द उपचार शुरू किया जाए, ठीक है। लैंसेट श्रृंखला पहली तिमाही के दौरान सभी गर्भवती महिलाओं के लिए सार्वभौमिक जांच की सिफारिश की गई है। रणनीति क्या बनाया गया है, तो गर्भावस्था के 8वें और 10वें सप्ताह के बीच भोजन के बाद 2 घंटे तक का रक्त शर्करा परीक्षण, ठीक है। भोजन के बाद आफ्टर मील जो
डायबिटीज का चेकअप होता है वो करना अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है। पोस्ट प्रैंडियल किया जा सकता है, जिसे भारत में सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है, जिससे गर्भावधि मधुमेह के जोखिम का पूर्वानुमान लगाने में भी मदद मिल सकता है। ठीक है। तो निष्कर्ष में राइटर के द्वारा कहा जाता है कि गर्भावधि मधुमेह एक गंभीर समस्या है जिसके दीर्घकालिक परिणाम हो सकते हैं। समय रहते इसका पता लगाना और गर्भावस्था के दौरान उसके बाद भी माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए देखभाल के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना बहुत जरूरी है। अब देख लेते हैं इस आर्टिकल से संबंधित, मधुमेह से संबंधित कुछ जो प्रीवियस ईयर में यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुके हैं। जैसे ये क्वेश्चन 2017 में पीटी में आ चुका है यूपीएससी के। क्या लड़कियों को अतिरिक्त डायबिटीज से जोड़ा जा सकता है? जैसे पहला ऑप्शन है हाई शुगर और हाई इंसुलिन लेवल। उसका दूसरा ऑप्शन है हाई शुगर लेवल और लो इंसुलिन लेवल। उसका तीसरा ऑप्शन है लो शुगर लेवल और हाई इंसुलिन लेवल। उसका चौथा ऑप्शन है लो शुगर लेवल और लो इंसुलिन लेवल। तो इसमें कहा जाता है कि डायबिटीज मिलिटस किसको कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी है। डायबिटीज मिलिटस उसी को कहा जाता है जब हाई शुगर और लो इंसुलिन हो, उसी अवस्था को कहा जाता है डायबिटीज मिलिटस। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि रक्त ग्लूकोज स्तर को सामान्यतः इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। यह क्वेश्चन जो है 2021 के पीटी में आ चुका है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर जो है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल को एक्सप्रेस किया जाता है। ध्यान रखिएगा, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल को यहाँ पे एक्सप्रेस किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें क्लियर कहा जाता है कि इंडिया स्लैम्स डीपली बायस्ड यूएस रिपोर्ट ऑन रिलीजियस फ्रीडम। भारत ने धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी रिपोर्ट की गहरी पक्षपातपूर्ण आलोचना की है। ठीक है। क्लियर कहा गया है यूएस के, अमेरिका के विदेश मंत्रालय के द्वारा कि भारत में जो है खास के अल्पसंख्यकों को धार्मिक स्वतंत्रता नहीं मिलती है। धार्मिक स्वतंत्रता देने में भारत जो है विफल रहता है। इसी के लिए भारत ने प्रत्युत्तर भी दिया है कि अमेरिका जो है भारतीय विधायी प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहा है और पहले खुद के देश में देख ले कि वहाँ पे कितना ज़्यादा रेसिज्म हो रहा है कलर के बेस पे। ठीक है। उसके बाद दूसरे देश को सलाह देना चाहिए। तो भारत ने गुरुवार को 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी विदेश विभाग की रिपोर्ट को गहरा पक्षपातपूर्ण करार दिया और कहा कि यह मुद्दों का एक तरफा प्रक्षेपण दर्शाता है। ठीक है। तो इसी में भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय अदालतों के कुछ कानूनी निर्णयों की ईमानदारी पर सवाल उठाया गया है और घरेलू घृणा अपराधों डोमेस्टिक हेट क्राइम से निपटने में अमेरिका के अपने रिकॉर्ड पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है। तो बुधवार को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर वार्षिक रिपोर्ट का अनावरण किया और अल्पसंख्यक समूहों के धार्मिक अधिकारों और बुनियादी मानवाधिकारों की रक्षा करने में विफल रहने के लिए कई देशों की ओर इशारा किया, खासकर साउथ एशियन कंट्री में। ठीक है। तो भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की एक विस्तृत श्रृंखला हो रही है, ऐसा यूएसए के द्वारा कहा गया है। ठीक है। और भारत में हम अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों के सदस्यों के लिए धर्मांतरण विरोधी कानूनों, अभद्र भाषा, घरों और पूजा स्थलों को ध्वस्त करने में चिंताजनक वृद्धि देखते हैं। यह अमेरिका के विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया। साथ ही दुनिया भर के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए भी कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक है। तो आलोचना के जवाब में भारत सरकार द्वारा कहा गया है कि अमेरिका में कानून और व्यवस्था की स्थिति को उठाया गया और भारतीयों और जो रेसिज्म हो रहे हैं खास के अमेरिका में कलर बेस्ड, ठीक है, के खिलाफ नस्लीय रूप से प्रेरित व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराधों को उजागर किया गया भारत सरकार के द्वारा। क्लियर कहा गया भारत सरकार के द्वारा कि 2023 में भारत ने आधिकारिक तौर पर अमेरिका में हेट क्राइम, घृणा अपराधों, भारतीय नागरिकों और अन्य अल्पसंख्यकों पर रेसिस्ट हमले हुए, ठीक है, नस्लीय हमले, पूजा स्थलों पर तोड़फोड़ निशाना बनाया गया और कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा हिंसा और दुर्व्यवहार के साथ साथ विदेशों में चरमपंथ और आतंकवाद के पैरोकारों को रणनीतिक स्थान देने के कई मामले उठाए। ठीक है। इस तरह के बहुत सारे मामले जो हैं सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा यूएसए के विरुद्ध भी उठाए गए प्रत्युत्तर में आलोचना के। ठीक है। इसी में कहा जाता है कि अमेरिकी रिपोर्ट में यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता के लिए चलाए जा रहे अभियान का भी उल्लेख किया गया और कहा गया कि विवाह, तलाक, गोद लेने और उत्तराधिकार के मामले में धर्म, आस्था और संस्कृति के आधार पर विभिन्न धार्मिक समुदायों के सदस्यों पर समान नागरिक संहिता के बजाय विभिन्न व्यक्तिगत कानून लागू होते हैं। तो यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा क्लियर कहा गया है कि भारत के विधायी मामलों में दखल देते हुए यहाँ पे अमेरिका प्रतीत हो रही है। ठीक है।
उन्होंने क्लियर कहा है कि कुछ मामलों में रिपोर्ट में कानून और विनियमों की वैधता पर ही सवाल उठाए गए हैं और साथ ही उन्हें लागू करने के विधायिकाओं के अधिकार पर भी सवाल उठाए गए हैं। तो रिपोर्ट में भारतीय अदालतों द्वारा दिए गए कानूनी फैसलों की सत्यनिष्ठा को भी चुनौती दी गई है यूएसए के द्वारा। तो ये कहीं ना कहीं आंतरिक हस्तक्षेप को दर्शाता है यूएसए को, इसी के लिए कड़ा प्रत्युत्तर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और एक मेंस का क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया एफएटीएफ के बारे में। ठीक है, उसके बाद कुछ पीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लोगों ने डिस्कस किए। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को